Hello friends, our today's topic is probability based theorem। आज हम बेस थ्योरम करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। देखो, इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कोई भी 3 बैग हैं, 3 बैग लिए हमने, 1 बैग, सेकंड बैग और थर्ड बैग, 3 बैग लिए हमने। इसके अंदर देखो हमने क्या किया, फर्स्ट बैग में हमने 5 रेड और 6 ब्लू बॉल ली हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है R फॉर रेड और B फॉर ब्लैक, ठीक है। फर्स्ट बैग में हमने 5 रेड और 6 ब्लैक ली है। सेकंड बैग के अंदर हमने 7 रेड और 3 ब्लैक बॉल ली है। और थर्ड बैग के अंदर हमने 5 रेड और 8 ब्लैक बॉल ली है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की इन थर्ड बैग, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और कौन से थर्ड बैग में, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और थर्ड बैग में, या हम बोल सकते हैं कि हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब थर्ड बैग ऑलरेडी ओकर करता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो जब थर्ड बैग आपके पास ऑलरेडी ओकर करता है। तो रेड बॉल कितनी है आपकी, 5 अपॉन में टोटल आउटकम 8 और 5 कितने हो गए, 13, 5 अपॉन 13, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये है आपका, जब आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब थर्ड बैग आपका ऑलरेडी ओकर करता है, तब उस केस में हम क्या करेंगे। इसमें देखो आप नोटिस करोगे, आपको सोर्स पता है कि थर्ड बैग है, आपको पता है कि आपको थर्ड बैग के अंदर से और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको सोर्स पता है कि सोर्स क्या आपका थर्ड बैग, और निकालना किसकी प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल की, ठीक है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपका क्या हो जाएगा 5/13। इसमें आपको क्या पता है, सोर्स पता है, ये आप प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालो, अगर हम पूछते हैं थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, रेड बॉल जो है वो ओकर करती हो ऑलरेडी, थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालो जब रेड बॉल क्या है ओकर करती है, उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये सबको आता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन थर्ड बॉल ओकर, तो क्या आएगा 5/13 हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप से सोर्स का हमें नहीं पता हो और तब निकालनी हो, तब क्या करेंगे, सोर्स नहीं पता, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, तब रेड बॉल अकर करता हो, रेड बॉल क्या है अकर करता हो, तब उस केस में कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम इन 3 बैग में से थर्ड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। वो कैसे, देखो इसको हम ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब थर्ड बैग अकर करता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब थर्ड बैग अकर करता हो, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग अपॉन में जो ये 2 बैग बच गए उनकी प्रोबेबिलिटी, सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब फर्स्ट बैग अकर करता हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग कब, जब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब सेकंड बैग अकर करता हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग कब, जब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब थर्ड बैग अकर करता हो, और इन सब का सम करेंगे। देखो एक बार फिर से देखेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये है आपकी बेस थ्योरम है कि अगर हमें थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जब रेड बैग अकर करता हो, तब कैसे करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बैग जब थर्ड बैग अकर करता हो, ये तो हम निकाल ही सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब थर्ड बैग अकर करता हो,
इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग। यहाँ पे क्या है ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग थर्ड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग थर्ड बैग। तो 3 बैग है और थर्ड बैग को चूज किया है तो 1/3 हो जाता है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग, इन तीनों बैग में से फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट बैग, ऐसे ही प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकंड बैग, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन थर्ड बैग या थर्ड बैग अकर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग निकालना है जब रेड बॉल अकर करती है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन थर्ड बैग कितनी है, प्रोबेबिलिटी 5 देखो टोटल कितने हैं ये, रेड बॉल 5 और इनका सम करेंगे कितना आया 13, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, 3 बैग है उसमें से थर्ड बैग चूज किया तो मतलब 1/3 हुई, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी वही 3 बैग हैं उनमें से फर्स्ट बैग को चूज किया है तो 1/3, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट बैग, रेड बॉल कितनी है 5 और फर्स्ट बैग के अंदर तो 6 और 5 कितने हो गए 11, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग को चूज करने की वही 1/3, इनटू में रेड बॉल इन सेकंड बैग, रेड बॉल कितनी है 7 अपॉन इनका सम कितना हो गया 10, प्लस ऐसे ही थर्ड बैग की हमने की है अभी 5/13 इनटू में 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ये है आपकी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम ऐसे आपको करनी है। बेस थ्योरम में क्या होता है देखो, नॉर्मली हम सोर्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स पे जाते हैं। मेनली हमारे पास सोर्स गिवन होता है और उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के अंदर गए। जैसे हम क्या गए, रेड बॉल और थर्ड बैग में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन थर्ड बैग। यहाँ से हम क्या गए, सोर्स से इवेंट के अंदर गए हैं कि हमें सोर्स पता है कि थर्ड बैग है हमारे पास और हमें रेड बॉल की निकालनी है। ये आपकी क्या है, नॉर्मली हम ऐसे चलते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन बेस थ्योरम के अंदर हम कहाँ से जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से हम सोर्स की साइड जाते हैं। उसमें हम सोर्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से हम सोर्स की तरफ जाते हैं। आई होप समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपकी बेस थ्योरम है। इस तरीके से आपको बेस थ्योरम को फाइंड करना है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, फिर भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे। डेफिनेशन देखो बेस थ्योरम की, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, एस कोई भी सैंपल स्पेस है, एंड लेट E1, E2, En बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसोसिएट हो रहे हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। इफ ए बी एनी इवेंट, ए कोई भी इवेंट है, विच अकर विद E1 या फिर और O2 और अप टू सो ऑन और En, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ओवर A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 अपॉन में समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर EI। ये आपकी क्या है, बेस थ्योरम की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, तो डेफिनेशन थोड़ी समझ आ गई होगी। इसमें क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है EI की, तब हमारे पास A क्या होगा, अकर करेगा। ठीक है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी
है ये एस विद द सैंपल स्पेस, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी या एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे, ठीक है, ये याद रखना, ये डेफिनेशन है। वैसे आपकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ओवर ए इज इक्वल टू में दिस, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ए कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। एक कंपनी के 2 प्लांट है जो स्कूटर मैन्युफैक्चर करते हैं। देखो, प्लांट 1 मैन्युफैक्चर करता है 70% एंड प्लांट 2 जो है मैन्युफैक्चर करता है 30% स्कूटर। प्लांट 1 क्या है 70% और प्लांट 2 क्या है 30%। तो देखो, अगर मैं मान लो यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं, यहाँ पे हमने E1 लिया, E1 इवेंट लिया, क्या लिया E1 इवेंट, प्लांट 1 चूजन, ठीक है। E2 लिया हमने, प्लांट 2 चूजन, ठीक है। अभी गिवन क्या है, देखो, प्लांट 1 मैन्युफैक्चर करता है 70%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है हमारे पास 70%, क्योंकि प्लांट 1 कितना मैन्युफैक्चर करता है 70, और प्लांट 1 को हमने क्या लिया है E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हुआ 70% है, तो 70% को 70/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ो, देखो, द स्कूटर एंड द प्लांट 2 मैन्युफैक्चर 30%। प्लांट 2 को हमने क्या मानना है E2 जो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया 30% है, तो 30/100, ठीक है। और यहां तक हो गया। एट प्लांट 1 80% ऑफ द स्कूटर आर रेटेड एज स्टैंडर्ड क्वालिटी। क्या है ये, 80% स्कूटर जो है वो प्लांट 1 के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के है। कितने, 80% जो स्कूटर है, प्लांट 1 की बात कर रहा है, प्लांट 1 में 80% स्कूटर जो है वो क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी के है। तो मान लो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात की है, तो हम ए नाम दे दें उसको। ए क्या है हमारे पास, वो स्कूटर जो क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, प्लांट 1 के गिवन है स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर कितने 80%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर कितने स्टैंडर्ड क्वालिटी के, और किस प्लांट के, फर्स्ट प्लांट के। तो स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं तो ए आया, और फर्स्ट प्लांट से लिए हैं तो E1 आया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना गिवन है 80%, मतलब 80/100, यही हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, देखो, एंड प्लांट 2 90% ऑफ स्कूटर रेटेड एज स्टैंडर्ड क्वालिटी, और प्लांट 2 के अंदर कितने हैं 90%, तो क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड स्कूटर इन प्लांट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड स्कूटर इन प्लांट 2, प्लांट 2 के लिए E2 है, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है 90%, मतलब 90/100, ठीक है। यहां तक हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। अब आगे देखो, ए स्कूटर इज चूजन एट रैंडम, एक स्कूटर को चूज किया गया रैंडमली, कोई भी स्कूटर, और फाउंड है टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, और वो किस क्वालिटी का, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज केम फ्रॉम प्लांट 2, कि उसके प्लांट 2 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 2 मतलब E2, और वो क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का। अब ए यही फाइंड करना है हमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज केम फ्रॉम प्लांट 2, प्लांट 2 से आना चाहिए, और किस क्वालिटी का, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। प्लांट 2 से आना चाहिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी का। E2 क्या है प्लांट 2, और ए क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, ठीक है। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, इसकी भी पता, इनकी भी पता और इन दोनों की भी पता। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। देखो वैल्यू पुट करने पे क्या आया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A किसके इक्वल आया, E2 की वैल्यू क्या है 30/100 इनटू में A बाय E2 कितना है 90/100 अपॉन में E1 की कितनी है 70/100, A बाय E1 कितना है 80/100 प्लस E2 कितना है 30/100, A बाय E2 कितना है 90/100। इसको सोल्व कर दो, जो आपका आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आएगा सोल्व करने के बाद 27/83। इसको सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है, रीड करना है, जो गिवन है उसको करके आपको देखना है कि आप किस तरीके से इसको सोल्व करोगे और क्या पूछा गया है। जैसे इसमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज केम फ्रॉम सेकंड प्लांट सेकंड से आया है तो E2 आएगा। अगर यही इसकी जगह प्लांट 1 बोलता तो E1 बाय A निकालते हम, तब क्या निकालते E1 बाय A निकालते। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो KVS में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप ये समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन है आपका KVS में आया हुआ है, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ। एक मैन जो है ट्रूथ बोलता है कब 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। ही थ्रो ए डाई, उसने एक डाई को थ्रो किया एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, उसने रिपोर्ट किया कि ये 6 आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, कि ये एक्चुअल में 6 है। भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक आदमी जो है सच बोलता है 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, 4 टाइम में से वो 3 बार सच बोलता है। उसने एक डाई को थ्रो किया है, डाइस थ्रो किया उसने और उसके अंदर 6 नंबर आया है। तो ये बताइए आप कि उसको सचमुच में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। देखो हम लेट कर लेते हैं, देखो E1 को हम मान लेते हैं, E1 और E2 दो इवेंट लेके चलते हैं हम, जैसे हम बेस थ्योरम में करते हैं। E1 हमने लिया कि एक्चुअल में 6 ऑकर करता है, एक्चुअल में 6 अकर करता है। E2 हमने लिया कि 6 अकर नहीं करता। ठीक है, एक बार हमने लिया कि सच में 6 अकर करता है, सेकंड हमने लिया कि 6 अकर नहीं करता। और ए हम मान लेते हैं, ए हमारे पास मान लेते हैं कि जो मैन ने रिपोर्ट किया है वो क्या है 6 है। मैन रिपोर्ट्स इट इज 6। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। देखो 6 अकर करेगा किसी भी डाई के अंदर, जब किसी भी डाई को हमने थ्रो किया है डाइस को और उसके अंदर 6 अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हमने एक बार थ्रो किया है उसको 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। ठीक है, 1/6। ऐसे ही अगर मैं 6 नहीं आने की क्या होगी, देखो 1 से यही आ सकते हैं पॉसिबिलिटी, तो यही है आने की। ठीक है, एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, तो देखो अगर 6 आता है तो 1/6 हो गई, लेकिन अगर 6 नहीं आता है तो इनमें से कोई आएगा, तो इनमें से कोई आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया 5/6। ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो मैन रिपोर्ट करता है कि वो एक्चुअल में 6 है। अभी अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ कि मैन रिपोर्ट करता है वो 6 है और एक्चुअल में भी वो 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 दैट इज कि मैन रिपोर्ट करता है वो 6 है और एक्चुअल में भी वो 6 है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। देखो मैन ने रिपोर्ट किया, वो मैन ने भी बोला 6 है और एक्चुअल में भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 3/4 यही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 यही आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन ने अगर 6 नोट किया है लेकिन एक्चुअल में 6 नहीं आया, मैन ने रिपोर्ट किया कि वो 6 है लेकिन एक्चुअल में 6 नहीं आया, मतलब जो उसने झूठ बोला है, झूठ के लिए क्या करेंगे, सच वाली जो है उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/4। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आ गई, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअल 6। ये एक्चुअल में क्या है, 6 ही है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्चुअल में 6 है और मैन ने भी 6 रिपोर्ट किया है उसकी, हमें ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्चुअल में भी 6 अकर करता है और मैन ने भी उसी को रिपोर्ट किया है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इन दोनों इवेंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। यही है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है हमारे पास, 1/6 इनटू में A बाय E1 3/4 अपॉन में वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6 इनटू में A बाय E1 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/6 इनटू में A बाय E2 1/4। इसको सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/8, ये क्या होगा आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को बेस थ्योरम से आपको सोल्व करना है कि देखो किसी आदमी ने सच बोलता है 3/4 टाइम्स, 4 टाइम में से वो 3 बार सच बोलता है, उसने एक डाइस को थ्रो किया है और 6 आया है, तो उसने बोला है कि एक्चुअल में 6 आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम मान लेते हैं, 2 इवेंट मान लेते हैं, E1 इवेंट है 6 अकर करता है, E2 है कि 6 अकर नहीं करता, ए है कि मैन ने रिपोर्ट किया है वो क्या है 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 क्या होगा कि आया भी 6 है, मैन ने भी रिपोर्ट 6 किया है और आया भी 6 है, तो मतलब उसने सच किया है, तो मतलब सच की क्या है 3/4, तो 3/4 हो गई। मैन ने तो 6 किया है लेकिन एक्चुअल में 6 नहीं आया है, 6 नॉट अकर, तो इसका मतलब उस हमें फॉल्स वाली करनी है, तो 1 - 3/4 1/4 हो गया। सबकी वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बेस थ्योरम से सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ।